ये वाला भाग बचा हुआ है। तो जैसा कि हम लोग पहले भी इस पे चर्चा कर चुके हैं कि विकल्प मतलब ये आदर्शवाद प्रचलित जो जीने की और कल्पना में चलने के मॉडल हैं, वो आदर्शवाद और भौतिकवाद है पूरी दुनिया के अंदर। ये उन दोनों का विकल्प है। आदर्शवाद को बोले हैं रहस्य मूलक ईश्वर केंद्रित चिंतन, और भौतिकवाद को बोले हैं अनिश्चयता स्थिरतावादी जो चिंतन है, उसको भौतिकवाद बोल रहे हैं। भौतिकवाद बोलता है कि आदर्शवाद बोलता है कि आपकी इच्छाएं जो हैं वो आपके समस्या का कारण है, तो इसलिए इससे मुक्त होना ही एक उपाय है। उसके लिए विधियां बहुत सारी बताई गई हैं। भौतिकवाद भी बोलता है कि इच्छाएं आपकी समस्या का कारण है, ये बात तो सही है, लेकिन इससे मुक्त होने के बजाय इसकी पूर्ति में लगा जाए, इसको पूरा करने में लगा जाए। एक धारा वो निकल करके आई। तो दोनों ही विधियों से मानव खूब जिया है और अभी भी जी रहा है। आदर्शवादी विधि से जो गए, तो उसमें कहा कि जो साधना विधि से जो उपलब्धि होगी उसको, वो अनिर्वचनीय है, हम बता नहीं सकते। ये सबको इससे गुजरना पड़ेगा, सबको ही इसका स्वाद आएगा, इसको बताया नहीं जा सकता। और जो भौतिकवादी विधि है, तो भौतिकवादी विधि जो है वो कहता है कि आप जो समस्या, जो आपको इच्छाएं हो रही हैं, उनकी पूर्ति कर लिया जाए, समाधान हो जाएगा। समस्या कुछ है ही नहीं। तो उसमें आदमी लगा, और इतना लगा कि जितनी आवश्यकता है उससे कई गुना आगे तक के सामान आदमी के पास है। आदमी के पास जब कह रहे हैं मानव के पास, तो इंडिविजुअल के पास कम ज्यादा हो सकता है, मेरे पास थोड़ा कम हो सकता है, कोई और इस सभा में बैठा है गजानन भाई, उनके पास थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो इंडिविजुअल के पास कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन उपलब्धता के रूप में पर्याप्त हो गया। लेकिन सर्वेक्षण में आया कि ये पर्याप्त केवल भाषा है, मानसिकता में तो पर्याप्त हो नहीं रहा है, कम ही लग रहा है, कम ही लग रहा है, कम ही लग रहा है। कितना भी जीरो लगाते जाओ, कितना भी जीरो लगाते जाओ, उससे कोई तृप्ति हो नहीं रही है। कितने भी सामान इकट्ठा करते जाओ, उससे कोई तृप्ति हो रही है नहीं। नए ब्रांड आ रहे हैं, नए मार्केट में चीजें आ रही हैं, पड़ोसी कुछ ला दे रहा है, रिश्तेदार कुछ ला दे रहा है, हमारा वाला खराब लगने लग रहा है। ये सब हम होड़ में लगे हुए हैं। और रिजल्ट क्या आया है? रिजल्ट ये आया है कि मिट्टी खराब हो चुकी, पानी खराब हो चुका, हवा खराब हो चुका, संबंध खराब हो चुके। ये भौतिकवाद की उपलब्धि है। तो इसलिए बाबा जी इन दोनों को समीक्षा करते हुए कहते हैं कि ये मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद, जो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन है, ये विकल्प है। तो जो इसको विकल्प पहचान पाता है, वो इसके अध्ययन में लगता है, उसको ज्यादा उपलब्धि होती है। जिसको अभी ये विकल्प स्वीकार नहीं है, अभी भी जांच ही रहे हैं, तो वो भी एक स्टेज है, वो कोई खराब चीज नहीं है। लेकिन उपलब्धि कम होती है, क्योंकि जब पूरा ही हम इसमें अपना तन मन धन लगा देते हैं जिस चीज में, उसमें उपलब्धि होती है। पूरा तभी लगाते हैं जब उसको हम एक विकल्प के रूप में स्वीकार पाते हैं। अगर विकल्प नहीं स्वीकार है तो हम पूरा नहीं लगा पाते, हम जांचते ही हैं। और बहुत बार क्या है कि हम लोग शिविर लेते हैं, उसमें किसी को बहुत अच्छा लगता है और बहुत खुश होते हैं, ताली बजाते हैं कि आप भैया बहुत बढ़िया बोले, बहुत अच्छा बोले। तो मुझे ये समझ में आता है कि अभी इससे ये समझ गए हैं ऐसा नहीं है। अभी केवल इतना हुआ है कि इनका कोई चित्रण मैच हो गया है, मैच कर गया है पिछला वाला। तो मैच मिस मैच का भी गेम हम बहुत दिन तक खेलते रहते हैं। लेकिन जब अध्ययन में बैठते हैं तो ज्यादातर लोग विकल्प को स्वीकार करके ही बैठते हैं। तो मतलब मैं जो इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ आपके सामने, वो विकल्प को स्वीकार चुका हूँ, विकल्प को पचाने में लगा हूँ, दर्शन को पचाने में लगा हूँ। इस रूप में आपके सामने मैं बैठा हुआ हूँ। अभी अनुभव संपन्न नहीं हुआ हूँ, इसलिए ये घोषणा भी मैं पहले कर रहा हूँ कि मैं भी आपकी तरह से एक अध्येता ही हूँ, एक स्कॉलर हूँ मध्यस्थ दर्शन का। बस हम इसमें थोड़ा आगे कोई है, थोड़ा कोई पीछे है, रास्ता एक ही है, लक्ष्य एक ही है। रास्ता हो सकता है कि कोई धीमे चल रहा हो, कोई तेज चल रहा हो, कोई थोड़ा बदल के भी चल रहा होगा।
मतलब कोई इस विधा के बजाय कोई और विधा अपना रहा होगा, कोई एक्चुअल क्लासरूम में जा रहा होगा, कोई केवल यूट्यूब देख रहा होगा, कोई ऐसे जूम सेशन में आ रहा होगा। तो कुल मिला के हम सभी अनुभवगामी क्रम में है, अनुभव तक जाना चाह रहे हैं, और अनुभव होगा ऐसा बाबा जी का आश्वासन है कि अस्तित्व स्थिर है, जागृति निश्चित है। एक शरीर यात्रा कम ज्यादा हो सकती है, एक कई शरीर यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन जीवन तो अस्तित्व सहज जीवन का जो लक्ष्य है वो जागृति ही है, समाधान संपन्नता ही है, अनुभव ही है। तो वो तो होगा ऐसा, जो संवाद करते हुए और अध्ययन करते हुए ये पच गया है, इसलिए इसमें तन मन धन को लगा रहे हैं। तो प्रयोजन संभावना इसका क्या है? तो धरती पर 700 करोड़ मानव अपराधकार प्रवृत्तियों से मुक्ति पाने के लिए हर नर नारी का समझदार होना। मतलब इस इसका प्रयोजन क्या है कि धरती पे जब ये बाबा जी लिख रहे थे 700 करोड़ थे, अभी 750 करोड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो वो जो अपराध कार्य में लिप्त हैं, चाहे मानव के साथ हो या धरती के साथ हो, संपूर्ण पर्यावरण के साथ हो, उसमें हर नर नारी का समझदार होना आवश्यक है, नहीं तो अपराध होगा। तो अपराध को अपराध से, युद्ध को युद्ध को गलती से गलती से नहीं रोका जा सकता। इसके लिए समझदार होना ही एकमात्र उपाय है। समझदारी से समाधान सहज प्रमाण वर्तमान होना। जो समझदारी सहज प्रमाण होगा वही वर्तेगा, उसी वही वर्तमान होगा। समाधान संपन्न हर परिवार में श्रम नियोजन पूर्वक समृद्धि प्रमाणित होना। तो समृद्धि एक मानसिक स्थिति है, सुविधाओं का होना एक उसके लिए एक उसका हिस्सा है। लेकिन ये जो समृद्धि शब्द है ये मानसिक स्थिति है। मेरे मानसिकता में मतलब वस्तु भी होना, और मानसिकता में अभाव की मानसिकता में न होना, अभाव का अभाव, आवश्यकता से अधिक होने का भाव। तो ये तब होगा जब श्रम नियोजन से होगा, श्रम से होगा, क्योंकि समृद्धि सुविधा से भी जुड़ी हुई है, और सुविधाएं श्रम से ही प्राप्त होती हैं। वो श्रम मैं स्वयं करूं या मेरे बिहाफ कोई और करे, लेकिन होता श्रम ही है। श्रम से ही सुविधा प्राप्त होती है, और श्रम के लिए स्किल एजुकेशन जरूरी है। श्रम बिना कौशल के बेकार जाता है। जैसे आप मुझे एक लकड़ी का टुकड़ा दीजिए, लट्ठा दे दीजिए मोटा, किसी चीज का, सागौन का, शीशम का, आम का, जिसका भी है, और उसकी आरी दे दीजिए और उसके और टूल दे दीजिए और बोल दीजिए कुर्सी बना दे, तो मैं बैठूंगा तो मुझे आता तो नहीं है। तो मैं या तो अपना हाथ काट लूंगा, या तो कुर्सी तो नहीं बनेगा, कुर्सी तो कुछ और ही बन जाएगा। मतलब वो कुर्सी बैठने लायक होगा कि नहीं होगा। लेकिन श्रम मैं पूरा करूंगा, मेहनत पूरा करूंगा, अपने मेहनत में कंजूसी नहीं करूंगा, सुबह से शाम तक श्रम करूंगा, लेकिन कुर्सी बन नहीं पा रही है। कारण क्या है? कि मेरे पास उसकी स्किल नहीं है, कौशल नहीं है उसका। तो कोई भी सुविधा प्राप्त करने के लिए श्रम जरूरी है, और श्रम सफल होता है कौशल से। इसलिए कौशल को भी शिक्षा का अंग बनाना ये आवश्यक है। तो समझदारी जो है ज्ञान परंपरा में, उसमें कौशल भी एक बड़ा हिस्सा है। तो कौशल का होना भी जरूरी है। तो उससे श्रम नियोजन कर पाएंगे, उससे समृद्धि प्रमाणित होगी। अभी हम श्रम करना नहीं चाहते, समृद्ध होना चाहते हैं। दूसरों के दम पे हम समृद्ध होना चाह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अभी अभी कुछ दिनों तक चलेगा। हम लोग भी उसमें ही अभी आ रहे हैं। हम लोग भी हर चीजें तो बाजार से ही खरीद के खा रहे हैं अभी। ऐसी चूंकि स्किल नहीं है, और अब उस स्कूल स्कूल को सीखने जाएंगे तो ये समाधान वाला पार्ट और इसमें थोड़ा सा छूटेगा। तो अभी इस रूप में संबंध को स्वीकार करके और संबंधियों के द्वारा जो उत्पादित है उस प्रकार से उस वस्तुओं का उपयोग करते हुए, और मानसिकता में जो भाव है वो समृद्धि का भाव ये आ जाए, इसके लिए अभ्यासरत है। समाधान समृद्धि संपन्न होना, तो मानव में समाधान और समृद्धि परिवार में प्रमाणित होती है। तो इसलिए कह रहे हैं समाधान समृद्धि संपन्न होना हर परिवार में उपकार प्रवृत्तियों का प्रमाणित होना समीचीन है। परिवार उपकार प्रवृत्ति में कब आएगा? जब वो समृद्ध होगा। अगर परिवार में ही अभाव है या अभाव की मानसिकता है, दोनों ही चीजें हैं, मेरे घर में खाने का जुगाड़ नहीं है या खाने का जुगाड़ तो बहुत है लेकिन मुझे लगता है कि कम है, तो ऐसी दोनों ही स्थितियों में मुझसे उपकार नहीं हो पाएगा, नहीं हो सकेगा। तो मैं जो उपकार करूंगा वो एक दिखावा है, फोटो खिंचाने के लिए है, सेल्फी खिंचाने के लिए है। उपकार तो मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मुझे ही कम पड़ रहा है, मेरी मानसिकता में कमी है या वास्तव में वस्तु की कमी है। तो उपकार प्रवृत्ति उस परिवार में नहीं आ सकती।
तो मानव भी वो उपकार के लिए वो परिवार अर्पित समर्पित नहीं कर सकता व्यवस्था में। नहीं तो जो 10 सोपानी व्यवस्था है, आगे उसको आएगा डिटेल जो, कि उसमें हर परिवार से एक व्यक्ति जो है वो परिवार समूह के लिए समर्पित है, कि वो उस व्यवस्था में भागीदारी करेगा, लेकिन वहां कमाने नहीं जाएगा, उसका समृद्धि उसके परिवार में ही सुनिश्चित होगी। तो ऐसा समाधान समृद्ध परिवार ही उपकार में प्रवृत्ति होगा। तो उपकार के पहले जो पूर्व शर्त है वो समाधान समृद्ध होना परिवार का आवश्यक है। अभी हम समाधान समृद्धि में न लग के उपकार के काम को बड़ा अधिमूल्यन कर लेते हैं, जबकि हमारे पास खुद ही समझ नहीं है उपकार क्या है, उसको भी नहीं कह रहे हैं, हम बता पा रहे हैं। तो चेतना विकास मूल्य शिक्षा संस्कार ये तो समझदारी के लिए समाधान संपन्नता के लिए आवश्यक ही है, लेकिन तकनीकी शिक्षण विधि भी आवश्यक है। जैसा बोले अभी, स्किल स्किल एजुकेशन भी जरूरी है। इस विधि से हर परिवार अखंड समाज सूत्र व्याख्या तथा सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या रूप में जीना ही समाधान समृद्धि अवैध अस्तित्व सहन परंपरा व्यवहित होना, यही अपराध मुक्त परंपरा होना समाचीन है। मतलब दोनों ही चीजें जो हम लोग अभी कर रहे हैं बैठ करके, ये चेतना विकास मूल्य शिक्षा है। लेकिन अभी उसके बाद जो हम करेंगे अपने दिनचर्या में जब शामिल होंगे, जो दिनचर्या ये भी है हमारी, अभी भी दिनचर्या है, लेकिन जो कार्य वाली दिनचर्या शामिल होगी उसमें जो कुछ भी करेंगे वो समृद्धि के लिए करेंगे। उसको कह रहे हैं कि वो हमको कोई ना कोई स्किल है, कोई ना कोई तकनीकी शिक्षा हमने लिया हुआ है। तकनीकी शिक्षा का मतलब बड़ी तकनीकी शिक्षा ही नहीं होती है। अगर हमको भोजन पकाना आता है तो ये भी तकनीकी शिक्षा ही है, क्योंकि वो भी टेक्निक ही है। अगर वो नहीं आएगा, जैसे मैं जब टीचिंग में था तो उसमें एक बड़ी मान्यता थी कि हमारे यहाँ 10th में 9th में साइंस साइड और आर्ट साइड हुआ करता था। तो उसमें एक सर्वे था, एक रिपोर्ट था कि लड़कियां जो है वो साइंस साइड कम लेती हैं। तो उसके पीछे भी कारण ये निकाला गया था कि जो लड़कियां होती हैं वो गणित में कमजोर होती हैं, इसलिए गणित पढ़ना नहीं चाहते। तो मैं जब टीचिंग में आया तो उसमें इस मान्यता को लेकर के बहुत डिस्कशन हुआ। जब सभाओं में गया और सेमिनार्स में गया तो हमने कहा महिलाओं से बड़ा गणितज्ञ तो कोई है ही नहीं। मैं तो गणित से एमएससी किया हूँ, लेकिन मुझे खाना बनाने को कहा जाए, उस समय की बात है, बनाने को कहा जाए तो मैं शायद नमक कम या ज्यादा कर दूंगा, कोई मसाला कम ज्यादा कर दूंगा, पानी कम ज्यादा कर दूंगा, मुझे नहीं पता है, मैं उसकी टेक्निक नहीं जानता। तो मुझे गणित आने से ऐसा नहीं है कि मैं तकनीकी में भी निपुण हो गया। तो और वो महिलाएं तो खाना बनाती उस समय, आज भी देश में जो है 90% महिलाएं ही खाना बनाती हैं, चाहे वो हमारे घर भाई आती हो या हम खुद बनाते हो। तो वो बनाते हैं तो ऐसा संतुलन रहता है कि स्वाद भी आता है, नमक भी कम नहीं रहता, तो वो गणित ही है। तो कुल मिलाकर के जो तकनीकी शिक्षा है वो चेतना विकास मूल्य शिक्षा के साथ आवश्यक और अनिवार्य अंग है। तो हर नर नारी स्वयं में नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य सहज प्रमाण रूप में वर्तमान होना, वैभव होना आवश्यक है। क्योंकि नियम नियंत्रण संतुलन का मतलब ये मानवेतर प्रकृति के लिए कहा गया है, कि मानवेतर प्रकृति में संतुलन जो है उसके पीछे नियंत्रण है, और नियंत्रण के पीछे नियम है। जो नियंत्रण की पृष्ठभूमि है उसको नियम बोलते हैं। तो संपूर्ण जो ब्रह्मांड, संपूर्ण अस्तित्व है, ये नियम से है। एक भी घटना बिना नियम के नहीं होती है। तो जो अनिश्चितता और अस्थिरता मूलक जो भौतिकवाद है उसमें, उसको मध्यस्थ दर्शन समीक्षा करता है और ये कहता है कि संपूर्ण अस्तित्व नियम से है। क्योंकि संपूर्ण अस्तित्व जो है वो संतुलन में है। संतुलन है इसका मतलब नियंत्रण है, नियंत्रण है इसका मतलब उसके पीछे कोई नियम है। तो ये मानवेतर प्रकृति के लिए, मानव में देखने जाएंगे तो वही नियम न्याय के रूप में है। मानव जब प्रमाणित होगा तो न्यायपूर्वक होगा। अभी न्याय की चाहना है मेरे अंदर, मैं न्याय का याचक हूँ। प्रमाणित होऊंगा तो न्यायपूर्वक ही होगा। मानव प्रमाणित होगा तो धर्म पूर्वक ही होगा ना, मानव प्रमाणित होगा तो सत्य अनुभव में आने के बाद ही प्रमाणित हो पाएगा, उसका ही वर्तमान वैभव है। तो चेतना विकास मूल शिक्षा के रूप में अध्ययन के लिए अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन मध्यस्थ दर्शन ही 4 भागों में है, जिसको हम चेतना विकास मूल शिक्षा के रूप में अध्ययन करा रहे हैं। अभी भी हम लोग जो कर रहे हैं वो वही कर रहे हैं, जिसमें 4 दर्शन है: मानव व्यवहार दर्शन, मानव कर्म दर्शन, मानव अभ्यास दर्शन, मानव अनुभव दर्शन।
दर्शन का मतलब कि जो चीज जैसी है उसको वैसा ही देख पाना, न कम देख पाना न ज्यादा देख पाना, न अधिमूल्यन करना न अवमूल्यन करना। जो चीज जैसी है वो व्यवस्था है, उसको वैसा ही देख पाना, यही जो है दर्शन है। तो मानव का व्यवहार क्या चीज है, उसमें मानव को समझना, व्यवहार को समझना, जैसा है अस्तित्व सह डिजाइन उसको समझ पाना, ये मानव व्यवहार दर्शन है। जो मानवेतर प्रकृति है उसका कैसे उदय हुआ है, और वो कैसे उसमें उदात्तीकरण हुआ है, कैसे रचना क्रम प्रकट हुए हैं, कैसे रचना हुई है, ये सारी चीजों को समझना, इसको बोल रहे हैं मानव कर्म दर्शन। अब व्यवहार समझ लिया और प्रकृति में नियम को समझ लिया, तो अब मानव क्या करेगा, तो मानव जिएगा। जिएगा इसी को अभ्यास बोलते हैं। तो मानव अब इन चीजों का अभ्यास करेगा। तो अभ्यास के कौन कौन से मुद्दे हैं, उसमें संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था कैसे प्रमाणित होगी, मानवीय परंपरा कैसे धरती पर आएगी, समुदाय चेतना से कैसे हम जो है मानव चेतना में, मतलब जो एक तरह से समाज चेतना में हम, हमारा जो है वो प्रत्यावर्तन होगा, ये सारा कुछ अभ्यास दर्शन में है। ये सब हम कर किस लिए रहे हैं, तो हम ये सब कर रहे हैं अनुभव के लिए, क्योंकि जीवन अनुभव के लिए ही प्यासा है। व्यापक में डूबा भीगा गिरा है, और व्यापक जिसमें डूबा भीगा गिरा है वो उसको प्राप्त है, उसको पाना नहीं है। वो जो प्राप्त है उसका अनुभव करना है, अनुभव के लिए प्यासा है। तो अनुभव दर्शन, इसीलिए अनुभव दर्शन जब पढ़ते हैं तो उसमें आएगा, आप जब आगे पढ़ेंगे, यह ब्रह्म जिज्ञासा है। मतलब ब्रह्म ही जिज्ञासा है, जो अनुभव की वस्तु है वही मेरी अब जिज्ञासा है। तो उसके लिए फिर अनुभव दर्शन, ये चार दर्शन समझने के बाद हम, हमारे अंदर विचार बनते हैं, हमारी मानसिकता का निर्माण होता है, उससे हम संवाद में चीजों को ले आते हैं। फिर वाद जिसको कह रहे हैं कि आया है कि समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद और अनुभवात्मक आध्यात्मवाद। ये जो पूरा भौतिक जगत जो है, जिसको जगत बोल रहे हैं, ये समाधानात्मक समाधानात्मक है। अभी तक प्रचलन में जो कहा गया वो द्वंदात्मक कहा गया। तो उसका मध्य दर्शन समीक्षा करते हुए बोलता है कि पूरा भौतिक जगत जो है समाधानात्मक है, इसको समाधान पा सकते हैं समझ करके। जो जनवाद है, जन के बीच में जो चर्चा के मुद्दे हैं, वो व्यवहार के मुद्दे होना है। अभी व्यवहार के मुद्दे के बजाय हम लोग गिला शिकवा शिकायत से लेकर के और ईर्ष्या द्वेष में जाकर के सारी चीजों को चर्चा में लेकर के आते हैं। तो बाबा जी उसकी समीक्षा करते हुए बोलते हैं कि व्यवहारात्मक जनवाद ही जन चर्चा का मुद्दा है, और इससे जो आध्यात्मवाद है वो अनुभव की चीज है, वो ढोल बजाने की चीज नहीं है। तो व्यापक का एक नाम आध्यात्म है, तो अनुभव हो जाना ही उपलब्धि है। ये अनुभव ही होगा, तभी ये अनुभव की ही वस्तु है अध्यात्म, इसको भी बाबा जी बोलते हैं। और फिर जब इसके बाद हम जीने उतरते हैं तो तीन शास्त्र आते हैं, जिसको आवर्तनशील अर्थशास्त्र, क्योंकि संपूर्ण जो प्रकृति है वो आवर्तनशील है, साइक्लिक है। प्राकृतिक नियम हम देखेंगे तो उसमें तीन चीजें आती हैं, आवर्तनशीलता, उदात्तीकरण और पूरकता। ये तीन चीजें प्रकृति में है। तो और उसमें तीन अवस्थाएं प्रमाणित भी कर रहे हैं इन्हीं तीन चीजों को, उनमें आवर्तनशीलता है, उदात्तीकरण है और पूरक है। मानव का भी होना इसमें शेष है, इन सब के साथ भी और मानव के साथ भी। तो आवर्तनशील अर्थशास्त्र, व्यवहारवादी समाज शास्त्र, जो समाज के नियम होंगे, समाज की सभ्य संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था होगी, जो संस्कार दिए हैं, जो संबंध है मानव के साथ संबंध है, उनका अस्तित्व में स्वरूप क्या है, जिससे कि हम उसको पहचान करके फिर व्यवहार कर पाए, व्यवहार को प्रमाणित कर पाए, तो व्यवहारवादी समाज शास्त्र है। उसमें सारी रीतियां भी हैं, शादी विवाह संस्कार सारी चीजें। फिर मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान शास्त्र, जो जीवन है, वो 10 क्रियाएं हैं, 10 क्रियाएं भी 122 आचरण के रूप में हमारे अंदर है। उनको समझना, उनको समझ करके हम फिर मानव संचेतना हमसे व्यक्त होगा। अभी हमसे जीव चेतना चेतना व्यक्त होता है, तो मानव ही चेतना हमसे व्यक्त होगा। तो मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान शास्त्र। तो अगर देखें तो जो वांग्मय है उसके ये 10 किताबें हैं। बाकी इसके लिए इसके बाद समाज के लिए एक डिजाइन क्या है, तो मानवीय संविधान है। और उसके पहले जब हम पढ़ते हैं जीवन विद्या एक परिचय, जिसको हम लोग 12 किताबें कहते हैं, और विकल्प अध्ययन बिंदु एक 13वां भी है। तो चिंतन, मानव चिंतन दर्शन वाद शास्त्र के आधार पर जीवन विद्या प्रबोधन प्रणाली स्पष्ट है। तो चिंतन दर्शन वाद शास्त्र, तो
चिंतन क्या है? तो अस्तित्व मूलक मानव केंद्रित चिंतन। इसके लिए दर्शन क्या है? तो मानव व्यवहार दर्शन, मानव कर्म दर्शन, और मानव अभ्यास दर्शन, मानव अनुभव दर्शन। फिर वाद क्या आएगा? तो समाधानात्मक भौतिकवाद, व्यवहारात्मक जनवाद और अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। शास्त्र क्या आएगा? आवर्तनशील अर्थशास्त्र, व्यवहारवादी समाजशास्त्र, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान शास्त्र। तो अभी क्या है? शास्त्राभ्यास। अभी अभ्यास जो बताए, शास्त्राभ्यास, कर्माभ्यास। तो शास्त्राभ्यास, कर्माभ्यास, व्यवहाराभ्यास, ये समस्त अभ्यास किस लिए है? चिंतन के लिए है। चिंतन का मटेरियल उपलब्ध होने के लिए है। तो अगर चिंतन में चीजें नहीं जा रही हैं तो हमारा ज्ञान भी शिल्प ही हो जाता है। जैसे हम लोग एक श्लोक सुनते हैं, सा विद्याया विमुक्तये, वो पूरा है कि यत कर्म तन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये। कर्म वो है, वो नहीं है जो हमें बांध दे। अगर हमको बांध रही है, इसका मतलब हम कर्म नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और कर रहे हैं। तो अभी कर्म जो हम कर रहे हैं उसमें हम बंध जा रहे हैं। जैसे किसी को भी कहिए कि थोड़ा इसको समझिए, तो बोलते हैं टाइम नहीं है हमारे पास, अभी मेरे सामने ये काम है, वो काम है, ऐसा है, वैसा है। तो पहले तो हम कर्म शुरू करते हैं कि कर ले, उसके बाद समझेंगे। फिर कर्म से ऐसा बंध जाते हैं कि हम फिर हमारे पास फिर समय नहीं रहता, फिर विद्या के लिए भी समय नहीं रहता। इसका मतलब विद्या नहीं है, विद्या विहीन कर्म हम कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आया साया परम कर्म विद्या न्यास शिल्प नैपुणम। जो विद्या है वो केवल शिल्प ही है, निपुणता ही है, वो ज्ञान नहीं है। तो अगर हम समाधान नहीं है हमारे पास और हम समृद्धि के प्रयास में लगे हैं, तो समृद्धि का पता कैसे चलेगा जब समाधान है ही नहीं? तो इसके लिए शास्त्राभ्यास, कर्माभ्यास, व्यवहाराभ्यास, ये जो कुछ भी कर रहे हैं वो, इनमें संतुलन आवश्यक है। इनमें संतुलन है तो ही चिंतन का मटेरियल मिलेगा, तो हम चिंतनाभ्यास में जाएंगे, तो हम अनुभव की तरफ जाएंगे। क्योंकि चिंतन शुरू होना आवश्यक है, तभी बोध अनुभव होगा। तो हम चिंतनाभ्यास के लिए सब कुछ कर रहे हैं। हम केवल कमाने के लिए नहीं कमा रहे हैं, हम उत्पादन केवल खाने के लिए नहीं कर रहे हैं। खाने के लिए इसलिए उत्पादन कर रहे हैं कि खा लेंगे, जब शरीर को ऊर्जा रहेगी तो हम अध्ययन करेंगे। अभी ऐसा नहीं है, अभी हमको लगता है खा लें, खाना, उत्पादन करना और सुविधाएं इकट्ठा करना, यही इतना बड़ा भाग है। इसके लिए हमको ज्ञान का टाइम नहीं मिल रहा है। तो इसमें संतुलन बहुत आवश्यक है। तो चिंतन दर्शनवाद शास्त्र के आधार पर जीवन विद्या प्रबोधन प्रणाली, जो जीवन विद्या प्रबोधन है, चाहे परिचय शिविर के रूप में है, आप जब जीवन विद्या एक परिचय पढ़े होंगे, वो तो स्वतः पढ़ने की पुस्तक है, तो ज्यादातर लोग पढ़े ही होंगे। तो उसमें 3 योजनाएं बाबा जी लिख रहे हैं। जीवन विद्या योजना मतलब दर्शन का लोक व्यापीकरण, दूसरा है शिक्षा का मानवीकरण, और तीसरा है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था योजना। तो ये तीसरा फल परिणाम है। परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था तब होगी जब शिक्षा का मानवीकरण हो जाएगा। और शिक्षा का मानवीकरण कब होगा? जब ये दर्शन का लोक व्यापीकरण होकर के जन मानसिकता में ये दर्शन आएगा। फिर जो इसके जिम्मेदार लोग हैं, जो इस पे निर्णय ले सकने वाले अधिकार संपन्न लोग हैं, वो लोग इसको शिक्षा में अंग के रूप में लेकर के आएंगे। उसके पहले शर्त है कि वो भी समझदार हो जाएंगे। अगर समझदार नहीं है, केवल पॉलिसी लेकर के आते हैं, तो उसकी भी परंपरा नहीं बनती, वो कुछ दिन तक ठीक चलता है। इसीलिए हम लोग भी जब सरकार में काम करते हैं, जैसे मैं नेपाल में अभी जो काम कर रहा हूँ, अभी मई में वो किताब वहां पर भी हैप्पीनेस करिकुलम लॉन्च होगा। तो वहां पर मैं जब काम शुरू किया था, तो जो उस नगर पालिका के सबसे बड़े जिम्मेदार राजनीतिक व्यक्ति, वहां के मेयर, मैंने कहा कि आपको शिविर में बैठना होगा 7 दिन। आप जब तक नहीं सुनेंगे मैं आ नहीं पाऊंगा, मुझे मतलब मेरे आने का कोई मतलब नहीं होगा, मेरी ऊर्जा बेकार जाएगी। तो जब तैयार हुए तब मैं काम किया। और जो जो वहां की ब्यूरोक्रेसी का चीफ है, जिसको नगर प्रशासनिक अधिकारी बोलते हैं, उनको भी मैंने कहा आपका भी रहना जरूरी है। तो वो उनका भी समझदार होना जरूरी है। फिर ये सारा जो है मानवीकरण हो पाएगा। फिर मानवीकरण होगा शिक्षा का, उसमें जो फिर मानवीय परंपरा बनेगी, तो मानवीय परंपरा परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था के रूप में बनेगी। तो अभी सबसे बड़ा काम है दर्शन का लोक व्यापीकरण, लोगों की मानसिकता में इसे पहुंचा पाना, इसकी स्वीकृति लोगों को हो पाए, एक जनमानस को हो पाए, वो सबसे बड़ा काम है। इसकी विधि क्या है? तो जीवन विद्या शिविर और अध्ययन के लिए अवसर, शिविर ज्यादा से ज्यादा होना, अध्ययन के लिए अवसर होना,
और भी लोक व्यापीकरण के तरीके हैं, जैसे दिल्ली का हैप्पीनेस करिकुलम, उसमें भी लोगों को अंत में शिविर ही करना होता है। उस पाठ्यक्रम का जो सबसे बड़ा उपकार हुआ है कि अधिक से अधिक लोगों ने शिविर किया है और एक अच्छा वातावरण का निर्माण हुआ है। जैसा मैं देख पा रहा हूँ इस सभा में दिल्ली के बहुत सारे भाई बहन उपस्थित हैं। ये ज्यादातर लोग ये पाठ्यक्रम आने के कारण ही जुड़ पाए। अगर पाठ्यक्रम नहीं आ सका होता तो शायद जुड़ना मुश्किल ही था, सूचना ही नहीं पहुंच पाती। ये लोक व्यापीकरण का हिस्सा है वो कार्यक्रम। तो ये जो है, फिर ये जीवन विद्या प्रणाली, ये इसके रूप में चिंतन दर्शनवाद शास्त्र के आधार पर ये उपलब्ध है। मानवीय आचार संहिता रूपी संविधान व्यवस्था, ये उस समय प्रकाशन में थी तो इसलिए प्रकाशन प्रक्रिया लिखा हुआ है, अभी तो प्रकाशित है। ये अध्ययन के लिए प्राविधान पर प्रस्तुत है। इसी के साथ परिभाषा संहिता प्रस्तुत है। ये जो दर्शन है इसकी समृद्ध परिभाषा संहिता है, मतलब इसके शब्दों का आप मनमाना अर्थ नहीं निकाल सकते। वैसे तो सभी दर्शन में होता है, जैसे जितने भी षट दर्शन हैं, चाहे वो न्याय हो, सांख्य हो, योग दर्शन हो, वैशेषिक हो, उत्तर मीमांसा हो, पूर्व मीमांसा हो, सब में शब्द की तो सीमा है, शब्द तो उतने ही है। बाबा जी ने भी शब्दों को इजाद नहीं किया है, शब्दों का अनुसंधान नहीं किया है, वस्तु का अनुसंधान किया है। फिर जो शब्द उपलब्ध थे उन्हीं शब्दों को से उसको बताना शुरू किया है। फिर उन शब्दों की व्याख्या अस्तित्व मूलक मानव के चिंतन मध्यस्थ दर्शन के आधार पर किया है। वो सारी जो व्याख्या किया है उसको ही परिभाषा संहिता के रूप में लिखा गया है कि हम परिभाषा विधि से ही इस दर्शन का अध्ययन कर सकते हैं। तो इसीलिए जब हम अध्ययन कर रहे हो, पठन कर रहे हो, तो हमारे सामने परिभाषा संहिता मोबाइल में या किताब के रूप में हमेशा सामने होने से हम उस शब्द के उसी अर्थ को पकड़ते हैं जो इस दर्शन कहना चाह रहा है, जो आदरणीय बाबा जी कहना चाह रहे हैं। नहीं तो फिर शब्द तो उतने ही हैं और हम कोई परंपरा से प्रचलित अर्थ ले लेंगे तो वो हमारे सामने एक समस्या हो जाएगी, फिर हमारे चित्रण में वो नहीं आ पाएगा जो ये दर्शन कहना चाह रहा है। अंत में बाबा जी वक्तव्य दे रहे हैं कि विकल्प के नाम से 27 मुद्दे के रूप में जो सूचना प्रस्तुत किया गया है, इसका मूल अभिप्राय में अपना पराया की दीवार से मुक्त होना। अभी हमारा सारा संबंध की सीमा क्या है? हम बोलते भी हैं कि नहीं जी मैं तो संबंध में बहुत अच्छा जीता हूं। तो इस सारा संबंध का जो सीमा क्या है? अपना पराया की सीमा है। तभी हम बहुत अच्छा जीते हैं। तो किसमें जीते हैं? अपना पराया की सीमा में। जो संबंध में अच्छा जी रहे हैं वो भी। तो अपना पराया से मुक्त हो सके, द्वेष मुक्त हो सके, अपराध मुक्त हो सके, इस विधि से मानव चेतना पूर्वक समाधान समृद्धि अखंड सहित अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सूत्र व्याख्या रूप में जीना यह मानव परंपरा के लिए आवश्यकता बन चुकी है, यदि मानव को इस धरती पर परंपरा रूप में ही रहना है। अस्तु सकारात्मक भाग में निर्णय लेने की स्थिति में इन सूचनाओं के आधार पर कितने भी सकारात्मक उद्देश्यों से प्रश्न हो सकते हैं, उन सब का उत्तर मेरे पास सुरक्षित है। ऐसा बाबा जी बोल रहे हैं कि सकारात्मक उद्देश्यों के प्रश्न जितने हैं उनका उत्तर मेरे पास सुरक्षित है। मतलब अनुभव की रोशनी में जो दर्शन है इसमें सुरक्षित है। अगर हम इसका शोध करते हैं, अभी तो बाबा जी प्रत्यक्ष बातचीत के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका शोध करते हैं तो दर्शन उपलब्ध होने के रूप में हमें नहीं हुआ है, हमें नहीं मिला है, वो कम ज्यादा नहीं है, हमें प्राप्त नहीं हुआ है, ये कम ज्यादा है। वे चाहे तो इसे पा सकते हैं, ऐसा बाबा जी का आश्वासन है। तो अभी जो मैं कहीं पर अध्ययन करा रहा था तो उसमें एक परिवार आए हुए थे, तो उसमें बुजुर्ग थे। तो वो बोलते हैं कि मेरे परिवार में साधनों का अभाव नहीं है, पर्याप्त है, और हम लोग आपस में प्रेम से मिलजुल करके रहते हैं, हमारे यहाँ कोई कलेश और लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मुझे अब कोई अध्ययन करने की या दर्शन को समझने की जरूरत है कि नहीं है? और मुझे लगता है कि हम मुझे तो नहीं है। हमने कहा जी बाबू जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप। आपका जब घर का कोई संतान, आपका नाती पोता, आपके बेटे, आपके बहू, आपकी पोती पोती जो भी हैं, वो जब कभी घर के बाहर जाते हैं, कहीं उनको बाहर जाना होता है, तो उनको जब बाहर निकलते हैं तो आप उनका बार बार हाल चाल क्यों लेते हैं? लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बोले लेते हैं। तो हाल चाल क्यों लेते रहते हैं? बोले किस लिए कि थोड़ा जान ले कैसे हैं। भाई क्यों आप परेशान हैं? बाहर भी तो आदमी ही है। बोले नहीं नहीं ऐसा माहौल है। हमने कहा था ये माहौल भी तो आप उस समय निश्चिंत रहते हैं का निश्चित रहते हैं? बोले नहीं, बार बार ध्यान तो रहता है।
तो हमने कहा कि समाज भी व्यवस्थित होना, जिससे कि हम निश्चिंतता में आ सकें, ये अगले चरण का काम है। तो अब आप इस काम में लग जाइए, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी आपको काम करना ही है। तो जब तक मानवीय परंपरा नहीं होती है धरती पर, तब तक अकेले समाधानित हो जाने से, मेरे परिवार में समृद्धि आ जाने से मेरा काम खत्म नहीं हो रहा है। समाज में अभयता से लेकर के प्रकृति में संतुलन तक, सह अस्तित्व प्रमाणित होने तक एक व्यक्ति का भी काम अभी चल रहा है। फिर सब मिलकर ऐसा करेंगे, ऐसा बाबा जी का कहना है। इसके लिए सबसे जरूरी जो है वो है स्वयं में समाधान का होना। क्योंकि अगर स्वयं में समाधान नहीं है तो हम बाहर कितना भी बड़े बड़े काम करें, छोटे काम करें, सामाजिक काम करें, सामाजिक कार्यकर्ता हो जाएं, दान दाता हो जाएं, धर्म के दाता हो जाएं, लेकिन हम स्वयं में समाधान नहीं है, समाधानित नहीं है, तो ये सारा एक समय में पूरा बुलबुला फूट जाता है। और वही आदमी जो आपको बड़े बड़े मंचों पर दिखता है, वो भयंकर कलेश में, दुख में, पीड़ा में, अवसाद में जाता हुआ दिखाई देने लग जाता है। कारण क्या है कि सब कुछ तो आ गया, अंदर का डब्बा खाली है। तो बाहर का पेंट पॉलिश करके अगर हम डब्बे को चमकाते हैं, तो अंदर अगर खाली है तो एक झटके से भी पिचक जाता है। इसलिए अंदर वाला भरना, यानी ज्ञान संपन्न होना, समाधान संपन्न होना आवश्यक है। बिना उसके समृद्धि, सामान आ भी जाए, समृद्धि का पता ही नहीं चलेगा। तो ये होता है, हर परिवार में होता है, तो अभयता की स्थिति आती है। ऐसा इस विकल्प में बाबा जी ने जो 3-4 खंडों में बात कही है, ये बात कही है। तो अभी बताइए, जिज्ञासा अभी 4-5:36 हो रहा है। आप सभी की जिज्ञासा अगर लिखित आई हो तो लिखित वाला पहले स्क्रीन शेयर कर देंगे तो ठीक है, बाकी पहले सभा से लेना चाहते हैं तो सभा से पहले ले लें। जी। जी, अगर ग्रुप में कोई प्रश्न हो तो वो पहले रखे, अदरवाइज हम स्क्रीन शेयर कर सकते हैं जिसमें कल जो सवाल आए, कुछ प्रश्न आए हैं उसका। हाँ। जी बताएं, नहीं तो कल का ही रख दें स्क्रीन पर, फिर तब तक हो सकता है किसी को और प्रश्न आए। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते। जय श्री आरती दीदी जी। बोल रही हूँ। अच्छा। अ, जय श्री दीदी। भैया, पठन के लिए जो पूरा वाङ्मय है उसका क्रम कैसे रखना है? कैसे पठन करना चाहिए, किस क्रम से करना चाहिए? देखिए, जो क्रम बाबा जी ने बताया है वो तो जो विकल्प में लिखा है वही क्रम है। दर्शनवाद और शास्त्र, क्रम तो यही है। लेकिन शुरू में क्या होता है कि लोगों को दर्शन को पढ़ के समझना, अगर प्रबोधक उपलब्ध नहीं है तो बड़ा मुश्किल सा काम होता है। क्योंकि नई परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं ही हमको उलझाती रहती हैं, शब्द ही उलझाते रहते हैं। तो इसलिए जो हम लोग जो स्वपठन करने वाले लोग हैं उनको बोलते हैं कि आप जो है जीवन विद्या के परिचय के बाद आप व्यवहारात्मक जनवाद पढ़िए, समाधानात्मक भौतिकवाद पढ़िए। उसके बाद तीसरे नंबर पे ही हम मानव व्यवहार दर्शन उनको रेकमेंड कर देते हैं, क्योंकि मानव व्यवहार दर्शन से हम ज्यादा दूर नहीं रह सकते। क्योंकि मानव व्यवहार दर्शन को पठन करते समय हम परिभाषा संहिता से अगर जूझते हैं, इसीलिए कम से कम मानव व्यवहार दर्शन के लिए कहीं आमने सामने पठन में जाना चाहिए, जहां भी सत्र हो रहे हों। अगर हमारे पास समय है, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, जितने दिन का वहां सत्र हो रहा है, तो कम से कम मानव व्यवहार दर्शन के लिए हमको उन सत्रों में जाना चाहिए। उसके बाद फिर वो क्रम शुरू हो जाएगा, फिर कर्म दर्शन, अभ्यास दर्शन, अनुभव दर्शन, फिर बचे हुए, फिर वाद, उसके बाद शास्त्र, फिर मानवीय संविधान। तो क्रम तो यही है। बाकी तो जुगाड़ है, हम एक जुगाड़ बता रहे हैं कि पहले जनवाद पढ़िए, फिर भौतिकवाद पढ़िए, फिर तब मानव व्यवहार दर्शन पर आइए। और जीवन विद्या एक परिचय तो मुझे लगता है, मैं जो प्रयोग किया हूं, आप सभी भी कर सकते हैं जिनको ठीक लगे, कि जीवन विद्या परिचय तो मैं बार 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 पढ़ता था। अब अभी भी जब मुझे समय मिलता है तो मैं जीवन विद्या एक परिचय पढ़ता हूँ।
जब भी हमको एक पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो जीवन विद्या एक परिचय लेकर बैठ जाए। हमें लगता है कि अगर हमारी छुट्टी का दिन है तो हम एक दिन में ही पढ़ के उसको पूरा कर सकते हैं। उससे क्या है, उत्साह बनता है, क्योंकि वो बाबा जी का सत्यापन है और बाबा जी सीधे अपना सत्यापन कर रहे हैं। उसको पढ़ने से मेरा उत्साह बढ़ता है। मतलब मैं अपने लिए कह रहा हूँ, आप सभी पर भी यही नियम लागू होगा, आपको भी ऐसा ही लगेगा। मैं कह रहा हूँ, कहता हूँ, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो मैंने किया है और उसका जो लाभ मुझे मिला है वो मैं आपके बीच में बांट रहा हूँ। कि मैं बीच बीच में जीवन विद्या एक परिचय कितनी बार पढ़ लिया मुझे पता नहीं है। अभी भी जब भी कोई किताब ऐसे ही पढ़ने का मन होता है तो जीवन विद्या का परिचय पढ़ लेता हूँ। बाकी क्रम वही है जो दर्शनवाद शास्त्र है। जी। जी भाई। कि भैया अभी कुछ सवाल है, प्रश्न है, मैं शेयर कर रहा हूँ। जी भैया। जी। आशा, कामना, इप्सा, अभिप्सा, आकांक्षा, इच्छा, तृषा, प्यास, वांछा में अंतर। ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा एक पहला ही प्रश्न ऐसा है कि उसमें ही बहुत टाइम लगेगा। नहीं तृषा, कोई बात नहीं प्यास। भैया, जितने हाँ। जितने आज हो जाएंगे वो कर लेंगे, बाकी कल करेंगे उसको। जी। तो तृषा, प्यास और वांछा ये लगभग समानार्थक शब्द हैं। ठीक है कि तृषा और प्यास, वांछा का मतलब कि जो मुझे बार 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 हिट करती है, मुझे मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। अगर उसका वस्तु पता है तो मुझे मिल जाता है, वस्तु पता नहीं है, जैसे छोटा बच्चा है, उसको प्यास एक संवेदना है, उसको पता है, संवेदना अंदर से आती है, लेकिन उसको पता नहीं है तृप्ति कैसे होगी। तो वो अगर वस्तु पता नहीं है तो फिर वो एक संवेदना के रूप में हमें परेशान करती है। तो अभी क्या है कि मानव भी जिस प्रकार से उलझन में है, बेचैनी है, अवसाद में जा रहा है, सारी सुविधा, सारा रूप पद धन बल इकट्ठा करने के बाद भी, तो प्यासा तो है, तृषा उसके अंदर है, वांछा है, लेकिन उसको पता नहीं है इसकी वस्तु क्या है। तो अभी क्या है, उस समय माँ बोलती है, अरे भाई इसको पानी पिला, प्यास लगी। तो अभी ये दर्शन और उससे जुड़े हुए लोग, शिविर सारा ये माँ के रूप में है। तो तृषा, प्यास और वांछा ये एक ऐसी चीज है जो कि हमें अंदर से जगती है, और मुझे तो समाधान की प्यास इसीलिए बोलते हैं, जो हमें समझदारी की वांछा ये हमारे अंदर रहती है। तो ये लगभग एक जैसा है। बाकी इच्छा और आशा को देखेंगे तो इच्छा चित्रण क्रिया को बोलते हैं। हमारे अंदर जो चित्रण है, जो हमें ड्राइव करता है चित्रण, वो चित्रण अभी रूप पद धन बल का हो सकता है, कहीं से आई हुई किसी मान्यता का हो सकता है, या व्यवस्था का हो सकता है। अगर व्यवस्था का नहीं है तो चित्रण खाली नहीं रहेगा, वो कहीं न कहीं किसी चीज से, किसी मान्यता से, किसी के कहे सुने के आधार पर रहेगा। तो वो चित्रण क्रिया को इच्छा बोलते हैं। कांक्षा और आकांक्षा ये भी चाहने की इच्छा ही है। और आशा और कामना, मतलब आशा तो एक तरह से सुख की ही हमेशा होती है। तो जो सुख की हमारे अंदर एक चाहत है उसको आशा के रूप में कहा गया है। ये चयन क्रिया है, अगर देखें तो आस्वादन पूर्वक चयन क्रिया है। बाकी ज्यादा चीजें समानांतर ही हैं। कामना का मतलब भी होता है कि जो हम चाहते हैं, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, उसके बार 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 हमारे में हिट होना, वो भी कामना है। वैसा ही इप्सा अभिप्सा भी है। बाकी परिभाषा संहिता में इसको एक एक देख करके आप चाहें तो अध्ययन कर सकते हैं। इसमें कोई मतलब इसमें कोई गहरा वो अर्थ इसका अ, है दर्शन के अनुसार, ऐसा नहीं है। केवल इच्छा और आशा जो है, इसका गहरा अर्थ ये है कि ये जीवन क्रिया से जुड़ा हुआ है। इच्छा जो है वो चित्रण क्रिया को कह रहे हैं, और आशा जो है वो चयन क्रिया को कह रहे हैं। जो सुख के आशा में हम चयन करते हैं। सर्वतोमुखी समाधान स्पष्ट करिए। तो सर्वतोमुखी का मतलब होता है, सर्वतो मतलब हर तरफ से, सर्वतोमुखी मतलब हर दिशा कोण से समाधान। ये मतलब जिसको हम कह रहे हैं कि अभ्युदय भी इसी को कह रहे हैं, सर्वतोमुखी समाधान। अभ्युदय हर दिशा कोण से उदय, मतलब संपूर्ण समाधान, प्रश्न बचे ही नहीं हमारे। जैसे बाबा जी भी लिख रहे हैं कि सकारात्मक उद्देश्य से प्रश्न है तो मेरे पास सभी का उत्तर है।
तो प्रश्न है ही नहीं, और नकारात्मक प्रश्नों का उत्तर होता भी नहीं है। नकारात्मक प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं होता, आप देते रहिए, वो प्रश्न खत्म ही नहीं होगा, उस प्रश्न में से प्रश्न निकलते जाएंगे। तो सकारात्मक प्रश्नों का उत्तर बाबा जी बोलते हैं मेरे पास है। इसका मतलब कि समाधान ही समाधान है, इसका मतलब प्रश्न नहीं है। प्रश्न मुक्ति ही सर्वतोमुखी समाधान है। इसी को, ये जीवन में अनुभव संपन्नता की स्थिति, इसी को कह रहे हैं। जागृत जीवन की 10 क्रियाओं के दूसरे बिंदु में अनुभव मूलक विधि से, स्क्रीन पर कुछ आया है, अनुभव मूलक विधि से प्रमाण, संकल्प, चिंतन, चित्रण, तुलन, आस्वादन, सहज प्रमाण, इस विधि में विश्लेषण और चयन की क्रिया नहीं होगी। जागृत जीवन की 10 क्रियाओं के दूसरे बिंदु में अनुभव मूलक विधि से प्रमाण, संकल्प, चिंतन, चित्रण, तुलन, आस्वादन, सहज प्रमाण, क्या इस विधि में विश्लेषण और चयन की क्रिया नहीं होगी? बिल्कुल होगा। ये कहाँ से लिया गया है, इसको आप रेफरेंस बताएंगे तो मैं इसको कह सकूंगा, क्योंकि ये तो पूरा क्रम ही है ये। जी संदीप भैया। हाँ दादा। हाँ, जी। ये नमस्कार आपका प्रश्न है, एक बात बताइए। हाँ, हमारे ग्रुप में संतोष कुमार है वाराणसी से। हम्म उन्होंने सवाल पूछा था, मेरे हम्म ग्रुप पे शेयर किया था, उसी को मैंने शेयर किया। संतोष कुमार भैया है क्या अभी ज्वाइन? हाँ भैया नमस्ते। नमस्ते। जी नमस्ते। हाँ। भैया ये इसी विकल्प पुस्तक में 19 नंबर पेज है, जो जीवन क्रिया की, जागृत जीवन की 10 क्रियाएं हैं, उसी के में सेकंड बिंदु में लिखा हुआ है हम्म अनुभव मूलक विधि से प्रमाण, संकल्प, चिंतन, चित्रण, तुलन, आस्वादन, सहज प्रमाण। इसमें चयन और विश्लेषण की क्रिया के बारे में स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने इस प्रश्न को डाला था। कोई बात नहीं, वो एक कहने का ढंग है, भाषा है। जब हम 10 क्रिया कह रहे हैं तो 10 क्रिया में ये विश्लेषण और चयन आता ही है भैया। ऊपर हम कह रहे हैं जागृत जीवन की 10 क्रियाएं, तो जी जागृत जीवन मतलब 10 क्रिया संपन्न, तो उसमें विश्लेषण और चयन आता ही है। क्योंकि विश्लेषण का मतलब क्या है? विश्लेषण का मतलब ये है कि हमारे पास 50 प्रकार की चीजें हैं, उसमें सुख की आशा में विश्लेषण, समस्त विश्लेषण कैसे किसमें होता है? सुख की आशा में होता है। तो हमारे पास जी 50 प्रकार की चीजें हैं, उसमें से सुख की आशा में हम जो है वर्गीकरण करते हैं, उसको छांटते हैं जो अलग अलग, उसी को कह रहे हैं विश्लेषण। ठीक है, तो वो तो होगा ही। उसके आधार पे हमारे में स्वाद आने लगते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, विश्लेषण में निकल करके आया, उसमें से बहुत सारे स्वाद आ रहे हैं, उसी में से कुछ का हम चयन कर लेते हैं उस समय। तो ये समस्त क्रिया भैया साथ में ही चलेगी, तभी तो 10 क्रिया है, नहीं तो 10 क्रिया होगी नहीं, फिर 8 क्रिया हो जाएगी। ठीक जी है भैया, ठीक है, ठीक है। कोई बात नहीं जी भैया, बढ़िया। मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, सहज प्रमाण वर्तमान होना प्रस्तावित है, यही सह अस्तित्व है, स्पष्ट करें। मानव संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था। तो अभी मैं आपके सामने परिभाषा संहिता को खोलता हूँ, मतलब मैं अपने मोबाइल में खोलता हूँ, आप भी चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि कल भी आया था, तो हम लोग इसको परिभाषा से एक एक करके स्पष्ट करते हैं कि एक्चुअली ये व्यवस्था सहज प्रमाण, जो मतलब संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था, ये जब मानवीय परंपरा होगी तो मानवीय परंपरा में क्या होगा? तो मानवीय परंपरा में संस्कृति, सभ्यता, विधि, व्यवस्था होगी और उसी का प्रमाण होगा। तो संस्कृति किसको कह रहे हैं? पूर्णता के अर्थ में कृतियां, जो भी संपूर्णता के अर्थ में, मतलब जागृत मानव परंपरा के अर्थ में, समाधान समृद्धि के अर्थ में, जो कुछ भी हमारी रीति रिवाज और उत्सव और त्योहार है, ये सब संस्कृति के हिस्से हैं। इसको सभी मतलब कर रहे हैं। जी, जैसे सभ्यता की परिभाषा देखेंगे तो व्यवस्था में जीना, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था में जीना, स्वयं में प्रमाण व्यवस्था सहित समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी करना, सह अस्तित्व जो सामाजिकता एवं समृद्धि का योगफल है, मानवीयतापूर्ण व्यवहार, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी। तो जो कुछ भी पूर्णता के अर्थ में जो कृतियां हैं, जो कुछ भी उत्सव परंपरा सारी चीजें हैं, वैसा ही सभी कर रहे हैं, इसको सभ्यता बोल रहे हैं। इसी के लिए हम विधि बना रहे हैं, मतलब लिखित नियम भी इसके लिए ही बना रहे हैं, जिसको मानवकृत नियम कह रहे हैं।
ये सारा का सारा जो है इस विधि से व्यवस्था सहज प्रमाण आएगी, मतलब जागृत मानव परंपरा धरती पे आएगी। हर परिवार, हर मानव समाधान संपन्न हर परिवार समृद्धि को पाता हुआ और अपने को प्रमाणित करता हुआ, मतलब मल्टीप्लाई, एक से अनेक, जैसे एक बीज से वैसा ही वृक्ष बनता है और उसी वृक्ष से अनेक बीज फिर वैसे ही वृक्ष बनाने के लिए अंदर से उसके बीज पैदा हो जाते हैं, वैसे ही मानव भी एक से अनेक की ऐसी परंपरा जागृति सहज हो जाएगी। इसके लिए जो कुछ भी हमारे दिनचर्या में शामिल है वो सब संस्कृति का हिस्सा है। सभी ऐसा कर रहे हैं, वही सभ्यता है। सभी उसी विधि के अनुसार चल रहे हैं और उससे एक व्यवस्था स्थापित हो रही है। अभी क्या है, कर हम अब भी रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे धर्म, परंपरा, संस्कृति, मतलब जिसको अभी फिलहाल संस्कृति कहते हैं, उसका नाम संस्कृति रखा है, संस्कृति मंत्रालय भी रखा है। तो बहुत सारी चीजें हम कर ही रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन हम पहुंच नहीं रहे हैं। जैसे एक एक पार्क में मैं कहीं सुना था, संजीव भैया भी एक बार सुनाए थे किसी सभा में, कि एक पार्क में 3 आदमी काम कर रहे थे और एक उनका जो कोई ठेकेदार था वो भी बैठा हुआ था। वो तीनों आदमी मेहनत कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, धूप में भी काम कर रहे थे और तीनों कहीं काम में खोटा नहीं कर रहे थे, मतलब कहीं वो लापरवाही नहीं कर रहे थे, बहुत मेहनत से काम कर रहे थे। एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा आदमी उसमें पीछे से आके मिट्टी डालता था, तीसरा आदमी उसमें पानी डाल देता था। तो अब ये करते हुए पूरे दिन काम होता रहा। एक कोई आदमी जो बाहर बैठा हुआ है इनको देख रहा था कि कर क्या रहे हैं। शाम होने को आई तो ठेकेदार से पूछता है कि भैया ये हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं लोग। तो बोले जी ये लोग पौधा लगा रहे हैं। तो बोले पौधा लगा रहे हैं, पौधा तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। बोले उसमें ऐसा है कि 4 आदमी आने थे, तो एक आदमी को गड्ढा खोदना था, दूसरे को पौधा लगाना था, तीसरे को पीछे से मिट्टी डालना था, उसके बाद चौथे को पानी डालना था। ये जो दूसरे नंबर का आदमी है नहीं आया। तो जो 3 आए हैं ये अपना अपना काम बहुत मेहनत से, बड़ी बेहतरी से कर रहे हैं। इन्होंने कोई लापरवाही नहीं किया है। देखिए पसीने से लथपथ है, बहुत मेहनत किया इन लोगों ने, छुट्टी भी कम ही की है, अपनी जरूरत पे ही की है। तो इन तीनों लोगों को शाम को मजदूरी भी मिल जाएगा, लेकिन काम हुआ क्या, पौधा लगा क्या? तो पौधा तो नहीं लगा। तो अभी क्या है, जब तक व्यवस्था समझ में नहीं आ रही है हमको, तो हम सब मेहनत तो कर रहे हैं अलग अलग एंगल से। सारा आदर्शवाद, भौतिकवाद में जो कुछ ही हुआ है मेहनत से हुआ है। और ऐसा नहीं ये लोग अशुभ चाहना से मेहनत किए हैं, ये शुभ चाहना से ही किए हैं, सुखी होने के प्रयास में ही किए हैं। लग रहा था कुछ अच्छा घट जाएगा, तो मेहनत तो हो रहा है, लेकिन चूंकि व्यवस्था समझ में ही नहीं है, इसलिए मेहनत तो बहुत हो रहा है लेकिन पौधा नहीं लग रहा है। हम लोग अपने अपने हिस्से का काम खूब बढ़िया से कर रहे हैं, लेकिन पौधा तो नहीं लग रहा है। तो ये जो मानव संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था है, इसका ही प्रमाण आएगा। तो व्यवस्था समझ में आ गई, उस व्यवस्था के लिए जो विधि है उसके अनुसार सभी जी रहे हैं और वैसे ही संस्कृति में व्यक्त हो रही है। ये सब मिला, ये अभाज्य है। जब भी मानव परंपरा में संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था अभाज्य होगी, अलग अलग नहीं होगी, अलग अलग लोगों के अलग अलग नहीं होगी। ये प्रस्तावित है इस मध्यस्थ दर्शन में कि इसका ही प्रमाण होगा। मानवीय संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था का ही प्रमाण होगा, ये मध्यस्थ दर्शन प्रस्तावित करता है। बाकी कितना भी सर कूट ले, प्रमाण नहीं आएगा। सुविधाएं बढ़ेंगी, पद बढ़ेंगे, लोगों के चेहरे चमकेंगे, लेकिन अंदर से आदमी का झाला खत्म नहीं होगा। तो राष्ट्रीय स्वच्छता कार्यक्रम बाहर तो दिखेगा, लेकिन मानव की मानसिकता में नहीं दिखेगा, क्योंकि संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था का ही प्रमाण होगा, वही वही प्रमाण वर्तमान होगा, ऐसा प्रस्ताव कर रहे हैं। और इसी को सह अस्तित्व भी कह रहे हैं, क्योंकि बिना मानवीय परंपरा के सह अस्तित्व भी प्रमाणित नहीं होगा। 3 अवस्थाएं अपने को प्रमाण प्रस्तुत करती रहे और एक अवस्था मनमानी करती रहे तो सह अस्तित्व प्रमाणित होगा ही नहीं। इसलिए चौथी अवस्था को भी उसी व्यवस्था में भागीदारी करेगी, उसी व्यवस्था में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी, तभी व्यवस्था प्रमाणित होगी, तभी सह अस्तित्व प्रमाणित होगा। जी, विज्ञान काल क्रिया अनिर्णयवादी ज्ञान को स्पष्ट करे। इसमें आप जो विज्ञान को जाएंगे खोलेंगे तो इसमें आता है
विज्ञान, तो कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी। तो काल किसको कह रहे हैं कि प्रयोजनशीलता, नित्य वर्तमान होने का ज्ञान। तो संपूर्ण अस्तित्व का प्रयोजन, अभी हम क्या है, क्रिया के आधार पर उपयोग करते हैं। विज्ञान पूर्वक जीना क्या हो गया, और ये विवेक से ही विज्ञान आता है। मतलब विवेक नहीं है तो विज्ञान गलत दिशा में जाता है। अभी विज्ञान में बहुत मेहनत हो रही है, बहुत रिसर्च हो रहा है, बहुत क्रीम माइंड, जो पूरी दुनिया के बेस्ट ब्रेन है वो लगे हुए हैं विज्ञान में, लेकिन वो विवेक नहीं होने से वो सही दिशा नहीं पकड़ पा रही है। तो विवेक होता है, तो विज्ञान का मतलब ये हुआ कि प्रयोजनशीलता को, क्रिया को प्रयोजनशीलता के अर्थ में देख पाना। तो उसको तब हम फिर उस जो क्रिया की अवधि है उसको हम पहचान पाते हैं। क्रिया को पहचानना, क्रिया की अवधि को पहचानना और प्रयोजन के अर्थ में निर्णय लेना, इसको विज्ञान बोल रहे हैं। ये विज्ञान इसको बोल रहे हैं। ये विवेक से ही होगा, विवेक सम्मत ही विज्ञान सफल होगा, विवेक सम्मत ही विज्ञान प्रमाणित होगा। तो क्रिया को अभी विज्ञान यही कर रहा है, क्रिया को पहचान रहा है। जैसे कह रहे हैं कि विज्ञान ने पंखा बना दिया, तो विज्ञान ने पंखा बना दिया, ये भाषा थोड़ी सी, आप थोड़ा सा इसको विश्लेषण करेंगे जब इस भाषा को, तो ध्यान क्या आता है कि पंखा के होने का कोई नियम है, अस्तित्व में कोई क्रिया है, चुंबकीयता नाम की, पहले से उपलब्ध है, उसको पहचानता है। उसी चुंबकीयता को विद्युत के साथ क्रिया को संयोजित करता है कि विद्युत से कैसे चुंबकीयता प्रकट की जाए और उस चुंबक के बीच में चुंबक डाल के कोई चीज घूम सकती है। तो आर्मेचर के बीच में कॉइल घुमाना, यही तो काम है। इससे बिजली बनती है, वैसा ही पंखा चलता है, वही मोटर का सिद्धांत है। तो नियम है, वो नियम जो है वो क्रिया के रूप में, जो क्रिया है उसी क्रिया को पहचानता है और क्रिया की अवधि को भी पहचानता है। तभी तो सारी सुविधाएं हो पा रही। अगर अवधि नहीं पहचानता सुविधाएं कैसे बनती। फिर निर्णय ले रहा है। अब इसमें होना क्या है कि जो यहाँ विवेक सम्मत विज्ञान कह रहे हैं उसमें सारा का सारा प्रयोजन के अर्थ में हो जाना। तो विज्ञान प्रयोजन के अर्थ में सफल है। जी भैया, अभी तो टाइम है अपने पास, 2-3 मिनट है। जी भैया, अभी कोई तो ग्रुप में अगर कोई आज के इसमें कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं। बाकी 6वां नंबर तो अभी मैं कहा था, अस्थिरता अनिश्चयता मूलक भौतिकवाद। इसे भौतिकवाद जो है ये पूरे ब्रह्मांड को अनिश्चयता और अस्थिरता मूलक ही बोलता है, अनसर्टेन बोलता है कि सब घटनाएं हो रही हैं, उसी घटना में कुछ कुछ होता जा रहा है, कुछ कुछ बनता जा रहा है, कुछ कुछ घूमता जा रहा है, कुछ खत्म होता जा रहा है। तो बोले सब अस्थिरता अनिश्चयता है। तो भौतिकवाद इसी को बोलता है, इसको जो बोलता है उसी को कहा जा रहा है। बाबा जी कह रहे हैं कि न कोई चीज अस्थिर है न अनिश्चय है, सब कुछ नियम से है। अस्तित्व को बल्कि स्थिर बोल रहे हैं। अस्थिर का मतलब अस्तित्व नित्य है और निरंतर है, मतलब व्यापक में संपृक्त प्रकृति है, यही स्वरूप है, ये नियम से है। तो यहाँ निश्चित है और स्थिर है, तो अनिश्चय और अस्थिरता यहाँ पर नहीं है। तो भौतिकवाद जो है वो इस पर आधारित है, उसको यहाँ कहा जा रहा है। जी बताएं और कोई। नहीं तो लगता है कि मैं और गजानन भाई या कंप्यूटर, ये 2-3 ही संवाद कर रहे हैं। जयश्री दीदी। हाँ, बाकी ये सब प्रश्न कल ले लेंगे, 7वें से लेकर 13वें तक, और भी नया कोई आएगा तो। जी भैया। जी। बताइए। ठीक है भैया। मौन भी संवाद ही है भैया। जी। मौन भी संवाद ही है भैया। सब अच्छा, समझने के क्रम में लगे ही। बिल्कुल। जब आदमी पढ़ा लिखा होता है तो, अनिल जी भी हिंदी के बड़े भाषा के विशेषज्ञ हैं, तो जब आदमी पढ़े लिखे से एक चीज अच्छा आ गया है कि हम अपनी हर चीज को जस्टिफाई कर देते हैं। कम पढ़ा लिखा आदमी जस्टिफाई नहीं कर पाता है। जी, सभी को नमस्ते। अनिल जी नमस्ते। नमस्ते भैया, प्रणाम। नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते। और तो विदा हुआ जाए। जी भैया। ठीक है भैया। नमस्ते भैया, जय। ठीक है। ठीक है अभी भैया, नमस्ते, कल मिलते हैं फिर। नमस्ते। जी हरिहर। भैया। हरिहर। नमस्ते सभी को।
सभी को नमस्ते। हरिहर नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते सभी को। हरि हर।